हेलो बच्चों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 12th चैप्टर सॉल्यूशन पार्ट 2। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था सॉल्यूशन का, जहां मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई सजेशंस हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को दो भागों में बांटा है। वैसे हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी है, लेकिन हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को दो भागों में बांटा है। कुछ टर्म्स तो ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कुछ टर्म्स ऐसी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये बात हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में मैं आपको कंसंट्रेशन के बारे में बता चुका हूं, जहां मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आप स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म है। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म, देखिए मैं आपको कुछ टर्म्स ऐसी पढ़ाऊंगा जो आपको काफी हद तक सिमिलर लगेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मास परसेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास। ठीक है, मास परसेंट और परसेंटेज बाय मास। इसको लिखने का तरीका, दिखाने का तरीका m/m होता है। मास परसेंट या फिर m/m लिख सकते हैं। अगर आप m/m ना लिखें, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, और W/W ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, वेट बाय वेट या मास बाय मास। केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट को हम जनरली सिमिलर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा मास परसेंट को m/m और W/W। चलिए, ये m/m का मतलब क्या है, एक जनरल सी चीज समझ लीजिए आप। m/m मतलब ऊपर भी मास के बारे में बात हो रही है और नीचे भी मास के बारे में बात हो रही है। ऊपर मतलब न्यूमरेटर में भी। अब देखिए, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, जब मैं अपने मास परसेंट के फॉर्मूले को एक्सपेंड करूंगा, तब मैं न्यूमरेटर में भी मास के बारे में लिखूंगा और डिनोमिनेटर भी में भी मैं मास के बारे में लिखूंगा। ठीक है, अब चलिए एक चीज और ध्यान रखना, न्यूमरेटर में मैं जो भी लिखूंगा वो सॉल्यूट के बारे में होगा और डिनोमिनेटर में मैं जो भी लिखूंगा वो सॉल्यूशन के बारे में होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में जो भी लिखूंगा वो सॉल्यूट के बारे में होगा और डिनोमिनेटर में जो भी लिखूंगा वो सॉल्यूशन के बारे में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में जो भी होगा वो सॉल्यूट के बारे में होगा और डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो सॉल्यूशन के बारे में होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज आपका इसको पढ़ने में सिंपल बनाएगा। ठीक है, चलिए मास परसेंट का मतलब क्या है, m/m। मास परसेंट m/m। ठीक है, कोई मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम 12th क्लास के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं जिसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, मेरे को उसमें सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है। बात को सुनिए ध्यान से, एक सॉल्यूशन के अंदर मेरे को सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है। ठीक है, चलिए मास परसेंट में किसका निकाल रहा हूं, m/m, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। आपको हर एक टर्म को ध्यान रख के चलना पड़ेगा, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको इसका बहुत सारे वर्ड्स नहीं समझ आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूं मैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इस चीज का ध्यान देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन
ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि हम मास परसेंट ले रहे हैं तो यहां लगा दिया मैंने इंटू 100। परसेंट का मतलब होता है इंटू 100। दिस इज मास परसेंट। ये मास परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इंटू 100 क्यों लगाया? क्योंकि हम परसेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे कहा था मास परसेंट में m/m, ऊपर भी मास आएगा नीचे भी मास आएगा। ऊपर मैंने किसके लिए लिखा? सॉल्यूट के लिए लिखा। नीचे किसके लिए लिखा? सॉल्यूशन के लिए लिखा। ठीक है, दिस इज मास परसेंट। ये मास परसेंट निकालने का एक जनरल सा फॉर्मूला है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं तो हमें एक बहुत बेसिक सी छोटी सी प्रॉब्लम आती है कभी कभार। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप मास परसेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप मास परसेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो इस टर्म को, ये आप हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। ठीक है, क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम लेना है। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया मास परसेंट का फॉर्मूला। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, किसी भी चीज का फॉर्मूला पढ़ना और उसको डिफाइन करने में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, उसको फॉर्मूला भी जानना है आपको और आपको डिफाइन करना भी समझना है कि आप मास परसेंट कैसे डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम में कभी कभार 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन मास परसेंट। तो अगर आप वहां पर इसका फॉर्मूला लिख के आओगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। आप मास परसेंट को डिफाइन कीजिए, फिर उसका फॉर्मूला लिखिए, वो आपका आंसर को इफेक्टिव बनाएगा। तो चलिए, हम ये तो मास परसेंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमने बता दिया आपको हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन को, इस क्वांटिटी को हमेशा आपको क्या लेना है? 100 ग्राम। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यहां लिख सकते हैं आप फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के बारे में बात होगी। ये इसका जनरल सा फॉर्मूला हो गया, मास परसेंट क्या होता है। अब चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मास परसेंट। चलिए, मास परसेंट डिफाइन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन मास परसेंट। डिफाइन मास परसेंट। मास परसेंट को डिफाइन कीजिए। देखो, आप 12th क्लास के स्टैंडर्ड में हो, आपको हर एक आंसर लिखने का एग्जैक्ट तरीका आना चाहिए। ठीक है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में किसी भी एक आंसर को ऐसे बिल्कुल अलग तरह से अगर आप लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स शायद ना मिले। आपको किसी भी आंसर को एक प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, जो आंसर लिखने का एग्जैक्ट तरीका है, एक्चुअल तरीका है। ठीक है, तो आप सीधा आंसर को बेकार तरह से लिख के मत आया कीजिए, उससे आपके मार्क्स कटते हैं बोर्ड में। ठीक है, चलिए, तो किसी भी चीज मास परसेंट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या ले रहे हैं? देखिए, मास परसेंट इज द रेशियो ऑफ mass of solute and mass of solution। ऐसी डेफिनेशन अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख करके आते हैं तो शायद ये डेफिनेशन में आपको कंप्लीट मार्क्स ना मिले। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में गलती क्या है? बच्चे के हिसाब से डेफिनेशन ठीक है, लेकिन टीचर के हिसाब से, जो आपकी बोर्ड कॉपी चेक करेंगे उनके हिसाब से ये डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने ये नहीं बताया है मास परसेंट किसके लिए कैलकुलेट हो रहा है। दूसरी चीज, आपने ये भी नहीं बताया है कि मास में आपने परसेंट तो दिखाया ही नहीं। आपने क्या बोला है? मास परसेंट इज द रेशियो। भाई, फॉर्मूला देख करके बच्चा बता सकता है कि इट इज अ रेशियो। आपकी दो गलती क्या है? एक तो आपने ये नहीं बताया कि मास परसेंट आप किसका निकाल रहे हो, दूसरा आपने यहां पर कुछ डिफाइन नहीं किया कि परसेंटेज है कि नहीं है, आपने सीधा लिख दिया रेशियो। तो ये डेफिनेशन हमारे हिसाब से सही नहीं है और ये डेफिनेशन एग्जामिनर के हिसाब से भी सही नहीं होगी।
ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? देखिए मैंने इसलिए थोड़ा अलग लिखा, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि क्या चीज आप बोर्ड में गलत कर सकते हो और उसको सही कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए अब मास परसेंट को एग्जैक्ट डिफाइन करते हैं। मास परसेंट किसका निकाल रहे हैं? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। किसका निकाल रहे हैं? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कहां प्रेजेंट है? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन अ solution is defined as the mass of solute in grams present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं? मास परसेंट किसका निकाल रहे हैं? हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, मास परसेंट सॉल्यूट का निकाल रहे हैं। सॉल्यूट कहां प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। मास की यूनिट देखिए ग्राम्स, केजी मत लिख के आ जाना। ठीक है, डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैंने आपको कहा था आपको सॉल्यूशन कितना लेना है? 100 ग्राम। तो यहां पर डेफिनेशन में भी वही चीज आ गई। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वही सॉल्यूशन का मास परसेंट कहलाता है। फिर सुन लीजिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वही सॉल्यूट का मास परसेंट कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने बोला 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है? चलिए मान लीजिए 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैंने ऐसा लिखा 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आप सॉल्यूट कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहां सॉल्यूट मान लिया NaCl। चलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये 10 क्या कहलाएगा? NaCl का मास परसेंट। ये 10 क्या कहलाएगा? NaCl का मास परसेंट। मैंने वही तो बताया आपको। मैंने क्या बताया? मास परसेंट क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वही कहलाता है सॉल्यूट का मास परसेंट। तो मैंने यहां बोला 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट का मास परसेंट क्या हो गया? 10। और सॉल्यूट मैंने क्या मान लिया? NaCl। आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 20 ग्राम, चलिए अब मैं दोबारा से 100 ग्राम में ले रहा हूं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अब मान लीजिए 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 20 ग्राम सॉल्यूट इन 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब मैंने क्या लिया? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है? 20 ग्राम। तो यहां सॉल्यूट का मास परसेंट क्या हो गया? 20। यहां सॉल्यूट का मास परसेंट क्या हो गया? 20। अब सॉल्यूट को आप कुछ भी मान सकते हो। चलिए मैंने सॉल्यूट को माना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। चलिए, तो ये है मास परसेंट का मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वही कहलाता है सॉल्यूट का मास परसेंट। ये इसके डेफिनेशन है, ऐसे डिफाइन करते हो आप। अब एक बात देखिए, क्या इसको लिखने का एक्चुअल तरीका है? क्या यहां दिख रहा है कि NaCl का मास परसेंट 10 है, तो क्या ये इसको लिखने का एग्जैक्ट तरीका है? नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता। आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10% मास परसेंट लिख रहे हैं ना, मास परसेंट, तो 10% NaCl सॉल्यूशन। क्या लिख रहे हैं? 10% NaCl सॉल्यूशन। देखिए मैं कौन सा परसेंट ले रहा हूं? मास परसेंट, तो बाय मास। 10% NaCl सॉल्यूशन बाय मास। सिमिलरली यहां पर इसका मास परसेंट लिखेंगे 20
परसेंट Na2CO3 सॉल्यूशन। अगेन मास परसेंट लिख रहे हैं बाय मास, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक सा मतलब हो गया मास परसेंट का, ठीक है। हमने आपको डिफाइन कर दिया मास परसेंट, इसका मतलब समझा दिया, ठीक है। मास परसेंट फिलहाल इतना ही करते हैं, मैं इसके आगे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपको मास परसेंट और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक बहुत छोटी सी एक नॉलेज आपके दिमाग में डालता हूं, इस बात को आप भी सोच सकते हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं है। चलिए इसको हटा के मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभार होता है वो दिमाग से निकल जाती है, या ऐसा मान लीजिए हम इसी को कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो मास परसेंट लिखने का एग्जैक्ट तरीका हो गया कि अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और ग्राम्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो देखिए क्या तरीका हो सकता है। मैं इसको लिख रहा हूं ऊपर यहां पर, चलिए देखते हैं क्या लिख रहा हूं मैं। देखिए 10 ग्राम्स सॉल्यूट, वैसे एक्चुअल में लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। कभी कभार न्यूमेरिकल्स में ऐसी कंडीशन दे दी जाती है कि कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसको मैं लिखने के लिए बता रहा हूं आपको। 10 ग्राम सॉल्यूट, देखिए प्रेजेंट इन, अब एक बात सोचिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 10, सॉल्वेंट कितना होगा? 90 ग्राम। तो क्या लिख सकते हैं? 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 90 ग्राम सॉल्वेंट, 90 ग्राम सॉल्वेंट। अब चेक कीजिए सॉल्यूशन का मास कितना बना? 90 ग्राम सॉल्वेंट प्लस 10 ग्राम सॉल्यूट, कितना बना? 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात वही है, मैंने आपसे कहा है मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज मस्ट बी 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, बिल्कुल सेम तरह से लिखना है। क्या? 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 90 ग्राम सॉल्वेंट। अगेन सॉरी, यहां 80 लिखोगे आप, क्योंकि हम सॉल्यूट कितना है 20, तो सॉल्वेंट कितना बनेगा? 80 ग्राम, ठीक है। तो टोटल मास कितना बन गया? अगेन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मास परसेंट का मतलब है, ठीक है। आपको मैंने मास परसेंट का फॉर्मूला बता दिया, अब मास परसेंट डिफाइन करा दिया, उसके एग्जांपल बता दिए, ठीक। अब चलते हैं इसी के जैसा सिमिलर अगला कंसंट्रेशन टर्म, जो इसी के जैसा बिल्कुल सिमिलर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वॉल्यूम परसेंट, और आप ऐसा ही बोल सकते हो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम परसेंट, और आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मास परसेंट को दिखाने का तरीका था m बाय m, इसको दिखाने का तरीका है v बाय v। कहने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम को लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखें न्यूमरेटर में जब वॉल्यूम लिखेंगे तो सॉल्यूट का लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जब वॉल्यूम लिखेंगे तो सॉल्यूशन का लिखेंगे। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को, वॉल्यूम परसेंट को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। चलिए इसको ध्यान रखें, v बाय v से दिखाया जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट एक्सपेंड करते हैं। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट, आप ऊपर क्या लेते हैं हमेशा? सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि वॉल्यूम परसेंट ले रहे हैं तो इनटू 100, परसेंट का मतलब होता है इनटू 100, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में होना चाहिए, मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए? ml में होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए ml में,
ठीक है, ये बन गया आपका वॉल्यूम परसेंट। अगेन वॉल्यूम परसेंट ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, अब इसको डिफाइन करेंगे वॉल्यूम। अब देखिए जैसे मैंने मास परसेंट में बताया था, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम लेना है न्यूमेरिकल्स में, इसी तरह सेम ऐसा यहां भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको न्यूमेरिकल्स में लेना है 100 ml ऑलवेज, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम को 100 ml लेना है हमेशा, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात हो गई, ध्यान लिख सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए ये बेसिक सा मतलब हो गया इसका वॉल्यूम परसेंट का, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि वॉल्यूम परसेंट को डिफाइन करना है, हाउ टू डिफाइन वॉल्यूम परसेंट, है ना। तो चलिए अब हम डिफाइन करना चाहेंगे वॉल्यूम परसेंट को। ये तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, मैंने आपको जैसे समझाया है, किसी भी चीज का फॉर्मूला समझना और उसको डिफाइन करने में थोड़ा अंतर होता है। अगर हमें डेफिनेशन पता है तो हम फॉर्मूला अपने आप थोड़ा बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और उसको डिफाइन करते हैं वॉल्यूम परसेंट को। तो एग्जाम में कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन वॉल्यूम परसेंट। अब क्योंकि आसान है तो हम नहीं चाहेंगे 1 मार्क्स हमारा लॉस हो, तो क्वेश्चन हम बना सकते हैं डिफाइन वॉल्यूम परसेंट। डिफाइन वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट को डिफाइन कीजिए। बिल्कुल सेम है। अब देखिए आंसर लिखने का एक अपना तरीका होता है, साइंस में लिखने का तरीका है, आप स्टोरीज नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम परसेंट को डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है? वॉल्यूम परसेंट, अगेन वॉल्यूम परसेंट किसकी निकाल रहे हैं हम? सॉल्यूट की, ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कहां प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, या कर लीजिए प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution। बिल्कुल सेम है, पर फर्क क्या है? आपने वहां मास परसेंट में मास को लिया था, वॉल्यूम परसेंट में आप वॉल्यूम को लेंगे, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखना, जब आप मास परसेंट निकालते हो मास की यूनिट लेते हो आप ग्राम, लेकिन जब आप वॉल्यूम परसेंट निकालते हो आप वॉल्यूम की यूनिट लेते हो ml, मिलीलीटर, ठीक है। तो मास वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या हो गया? 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये कहलाता है सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंट। फिर सुन लीजिए, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंट कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है देखते चलिए। 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट in 100 ml solution, 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो 10 क्या बन गया? इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। 10 क्या बन गया? इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंट। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं, सेम एग्जांपल ले सकते हैं आप, 20 ml मीथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? 20 क्या बन गया? वॉल्यूम परसेंट किसका? मीथेनॉल का। अब जैसे मास परसेंट को लिखने का तरीका था वैसा इसको भी लिखने का तरीका है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 10% सॉल्यूशन किसका है? इथेनॉल का, इथेनॉल सॉल्यूशन, वहां बाय मास था, बाय वॉल्यूम। इससे पता लगता है वॉल्यूम परसेंट निकाल रहे हो।
अगर मास लिखते तो आपको समझ जाते कि मास परसेंट निकाल रहे हो, ठीक है। चलिए 20% मीथेनॉल, मीथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें जो आपको ध्यान रखना है, समझना है। जैसा मैंने मास परसेंट में बताया था वैसा ही मैंने आपको बिल्कुल वॉल्यूम परसेंट में बताया। फर्क किसका है? केवल यूनिट्स का फर्क है, ठीक है। चलिए अब इसको भी एक ऑल्टरनेट तरह से लिखने का देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको मास परसेंट में बताया था। चलिए इसको लिखने का एक तरीका और लिख सकते हैं, देखिए 10 ml इथेनॉल। अब खुद सोचो सॉल्वेंट कितना होगा? प्रेजेंट इन 90 ml सॉल्वेंट। अगेन सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना बन गया? 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। इसको लिखने का तरीका 20 ml मीथेनॉल इन प्रेजेंट इन 80 ml सॉल्यूशन, 80 ml सॉल्वेंट, सॉरी 80 ml सॉल्वेंट। और अगेन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, ठीक है। ये बन गया वॉल्यूम परसेंट। तो मैंने आपको अभी तक मास परसेंट बताया, मैंने आपको वॉल्यूम परसेंट बताया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ऐसे ही आपके पास अलग और कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। वो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी है? देखिए और कंसंट्रेशन टर्म्स इसी के सिमिलर जो हम पढ़ेंगे, दैट इज M/V, मास बाय वॉल्यूम। और अलग कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी आती है? स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। तो इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी आपको सजेशंस देने हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।